अकाउंटिंग करने के स्टैंडर्ड रूल्स, अकाउंटिंग करने के स्टैंडर्ड रूल्स को हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। यू नो, जब आप लोग 11th में थे ना, स्कूल के अच्छे दिन, तब one transaction teacher always used to give you. Sold goods to Mr. Mehta, 10,000 rupees on 3 months credit. The name Mr. Mehta can change depend which place you are in. मुंबई में है तो पटेल हो सकता है, नॉर्थ इंडिया है तो शर्मा जी हो सकता है, बंगाल में है तो चैटर्जी हो सकता है, बट ट्रांजेक्शन वही रहेगा। असम में क्या होता था? सोल्ड गुड्स टू, ये बनवा कौन है? ओके, पॉपुलर सब में बनवा है। ऑलराइट, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर होता है, मिस होता है? सोल्ड गुड्स टू बनवा, ये तो हिंदी फिल्म का कॉमेडियन है। 3 months क्रेडिट, 3 months क्रेडिट 10,000। सोल्ड मिस्टर पटेल, 3 months क्रेडिट 10,000। पता है हम लोग जर्नल एंट्री करते थे, पटेल अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट और गुड्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड, सब लोग सही करते थे, बराबर है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, पटेल हमें मनी कब देगा? सोल्ड गुड्स टू पटेल ऑन 3 months क्रेडिट 10,000। व्हेन ही विल गिव? सपोज हमने 15 मार्च को बेचा है, 15 मार्च, व्हेन ही विल गिव मनी? आफ्टर 3 months, 15 जून। उसके बीच में मेरा ईयर एंडिंग आ गया, माय ईयर एंडिंग हैज कम, मैंने एंट्री कर दिया है पटेल टू सेल्स, पैसे नहीं आया, मनी हैज नॉट कम, इट विल कम आफ्टर 3 months। फिर भी ईयर एंडिंग मार्च के फाइनल अकाउंट में सेल्स का एंट्री हो गया है या नहीं हो गया है? हो गया है। ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में आ गया, हाँ, इनकम टैक्स भी लग गया, पैसा नहीं आया फिर भी। अब मेरा क्वेश्चन ये है, हमने सेल्स का एंट्री 15 मार्च को क्यों किया? पैसे नहीं आया फिर भी, ट्रांजैक्शन हो गया, मैंने गुड्स बेच दिया, मनी नहीं आया, मैंने सेल में भी लिख दिया, जीपीएनपी और टैक्स भी लग गया, पैसा आने का ठिकाना नहीं है, मनी भी नहीं आया और टैक्स भी भर दिया। सो अवर क्वेश्चन इज, सेल्स का एंट्री क्यों किया? आप सही बोल रहे हैं। व्हाट वाज योर आंसर? हाँ, ट्रांजैक्शन तो हो गया है, दैट्स ओके। सो जिस दिन इन्वेंट्री भी कम हो गया, अक्रूवल बेसिस, ट्रांजैक्शन हो गया, इन्वेंट्री कम हो गया, और कुछ तुम क्या बोलना चाहते हैं? हाँ, मतलब ट्रांजैक्शन हो गया, उन्होंने भी वही बोला। और कुछ? न्यू स्टूडेंट कुछ बोलना चाहते? इतना मनी स्पेंड करके मुंबई में आए हैं। ऑलराइट, तुम छुप मत जाओ। जनरली है ना, फर्स्ट बेंच पर बैठते सर दिखता है, और बीच में जो बैठते हैं ना, इंडिकेट्स लो कॉन्फिडेंस, छुप गए हैं। ऑलराइट, आपको कुछ लिखना नहीं है। सो एनीवे, इट्स ओके फॉर मी। एनीबडी एल्स कुछ और बोलना है? सही है, गलत नहीं है, आप जो भी बोला है सही है। सेल्स को रेवेन्यू बोलते हैं। आपने जो बोला मुझे, एक्रूअल सिस्टम, गुड्स सोल्ड, राइट टू रिसीव मनी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, हम भी वही आंसर देते थे इन माय टाइम। दैट टाइम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन राइटिंग डिड नॉट एग्जिस्ट। मैं सीए बना तब तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड राइटिंग में आए ही नहीं थे। रूल करीब करीब वही थे जो अभी है, like we used to value inventory, cost market, whichever is less, accrual system, but they were not codified in writing. स्टैच्यू नहीं बने थे। somewhere in 95 के बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड राइटिंग में बना के पार्ट ऑफ कंपनीज रूल्स में इंक्लूड कर दिया है कि हमें कंपल्सरीली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 इसकी बात कर रहा है। सो अभी मुझे कोई पूछे कि इवन दो मनी हैज नॉट कम, हमने सेल्स की एंट्री क्यों कर दिया है, तो मैं बोलेगा ये कानून है। अब मेरा आंसर ये कानून है। हाँ, कानून बनने का रीजन आपने सब वही बताया। कहाँ है? कोई भी कानून होता है तो लिख के होना चाहिए, ओरली कुछ नहीं चलता है। तो लिख के कौन सा कानून है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 9, उसका नेम है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू माने सेल्स, इनकम। जो हमारा मेन बिजनेस होता है उससे जो इनकम आती है उसे रेवेन्यू बोलते हैं। कोचिंग क्लास है,
तो सेल ऑफ ट्यूशन सर्विसेज मेन बिजनेस है। नौ पेट्रोल पंप है, सेल ऑफ पेट्रोल एंड रिपेयर ऑफ कार वगैरह उसका मेन रेवेन्यू है। बिल्डर है, डेवलपर है, उनका मेन रेवेन्यू क्या होगा? बिल्डर समझते हैं ना, फ्लैट बना के बेचते हैं। आप लोग में से कोई है क्या किसका पेरेंट का बिजनेस? सो आप बिल्डिंग बना के फ्लैट, ऑफिस, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स सब बेचते हैं ना, ऑफिस। तो मेन रेवेन्यू क्या होता है? वही सेल ऑफ फ्लैट, सेल ऑफ ऑफिस। बट सपोज मेरा बिजनेस पेट्रोल पंप का है, लेकिन मेरे पास एक खाली ऑफिस पड़ा है, वैकेंट, नॉट यूज्ड, ऑनलाइन काम कर दिया आधा लोग को था, तो सरप्लस है, मैं बेच दिया। तो क्या वो सेल ऑफ बिल्डिंग फॉर द पेट्रोल पंप ओनर रेवेन्यू वर्ड में आता है? नहीं, क्योंकि उसका मेन बिजनेस थोड़ी था बिल्डिंग बेचना। लेकिन डेवलपर एंड बिल्डर का मेन बिजनेस बिल्डिंग बेचना है। सो रेवेन्यू क्या होता है? क्योंकि उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 लगने वाला है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 देखो क्या बोलता है? रेवेन्यू मींस ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश एंड रिसीवेबल, मतलब कैश सेल भी इंक्लूड कर दिया है, एंड क्या? एंड क्या? रिसीवेबल, मतलब क्रेडिट सेल भी इंक्लूड कर दिया है। सो वो ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश एंड रिसीवेबल कहां से आने वाला है पता है? इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज। ये जो भी ग्रॉस इनफ्लो हो रहा है, मैं पेट्रोल पंप ओनर हूं, बिल्डिंग बेचना मेरा बिजनेस नहीं है, मैंने बिल्डिंग बेचा, इनफ्लो तो हुआ, लेकिन क्या वो इनफ्लो मेरी ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस से है? नहीं है। तो हम लोग रेवेन्यू में सिर्फ किसे इंक्लूड करने वाले हैं? फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। यस, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मेन काम के लिए ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। अच्छा, ordinary, so revenue means gross inflow of cash and receivable in the course of ordinary activity of the business. From what? From sale of goods or maybe rendering of service, लेकिन ये ordinary activity है, and interest, dividend and royalty. So gross inflow of cash या receivable from ordinary activities of the enterprise by way of sale of goods, by way of sale of services, और इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रॉयल्टी। मुझे सीए नहीं करना है, तो फिर मेरे लिए ये काम का है क्या? हम लोग थोड़ी सीए करने वाला है, इसमें से ओनली 4 पीपल आर गोइंग टू डू सीए, इधर जो बैठे हैं। जो सीए करने वाले वो तो इधर है ही नहीं, वो तो घर पे है। उनकी सीए फाउंडेशन की एग्जाम है ना मंडे से, और थोड़े लोग का इंटरमीडिएट सीए का भी है। तुम्हारे में से कितने लोग की सीए की एग्जाम है? अभी नहीं तो बाद में कभी भी? 2 जन। और बाकी लोग तो एमबीए वाले हैं ना? नहीं, तुम तो सीए और एमबीए को नौकरी पर रख लेंगे अपना बिजनेस में, टेंशन ही नहीं है उसको। तो उसको मालूम है हम लोग तो आईएमए में एडमिशन ले नहीं सकते, लेकिन उसको ये भी पता है आईएमए वाला जो है ना, अहमदाबाद वाला, उसको 5 करोड़ का सैलरी तो रख ही सकते हैं। क्या हम लोग आईएम अहमदाबाद वाले को 5 करोड़ का सैलरी दे सकते हैं? एनी ऑफ यू? हाँ, कंडीशन करने का, तू मुझे 7 करोड़ कमा के दो, मैं तुझे 5 करोड़ सैलरी देगा। सिंपल। सो आप लोग आईएम अहमदाबाद में एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, उतनी अक्ल है कि नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर, वो तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। लेकिन तुम लोग सब में उतनी अक्ल तो है कि आईएम अहमदाबाद में अपने बिजनेस में नौकरी पर रख ले एंड उसे 5 करोड़ का सैलरी दे, उतना मैं गारंटी तुम्हारे पास दे सकता हूँ। अब सोच लो, तुम ब्रिलियंट हुए कि वो लोग ब्रिलियंट हुए? हाँ, उनको पढ़ने दो, अहमदाबाद पढ़ो, बैंगलोर, कलकत्ता, जिधर पढ़ना है पढ़ो, नौकरी के लिए तो अपने पास ही आएगा। सो एमबीए वाले को ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है? स्टैंडर्ड है, क्योंकि तुम लोग तो एमबीए करके भी नौकरी करने वाले हैं, अच्छी नौकरी, गुड सैलरी, गुड पैकेज। तो वहां आपको सेल्स टारगेट होगा, तो सेल्स टारगेट में ये भी तो मालूम होना चाहिए ना किताब में सेल की एंट्री होने वाली है कि नहीं, क्योंकि लास्टली जो दिखता है वही काउंटिंग होगा। सपोज आपने कितना भी गुड्स बेचा है बट यू कैन नॉट राइट इन द सेल्स फॉर सम रीजन, तो फायदा क्या? दैट मीन्स आपको एज ए एमबीए भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सेल करेंगे तो मालूम होना चाहिए कि जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन की कंडीशन है वो फुलफिल करना, वरना आप रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो आपको कमीशन, परफॉर्मेंस बोनस कुछ नहीं मिलेगा। रेवेन्यू मींस ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश एंड रिसीवेबल इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ ए बिजनेस, इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ऑफ कोर्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रॉयल्टी। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे डील नहीं करता, नहीं करता, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि उनके लिए अलग से स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड
कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ाई किया है, आई थिंक सो। कॉन्ट्रैक्टर बिल्डिंग बना के कस्टमर को बेचता है, वहाँ डिग्री ऑफ कंप्लीशन वगैरह देखते हैं। इट इज अ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, हमको मतलब नॉर्मल रेवेन्यू को नहीं एप्लीकेबल है। गवर्नमेंट ग्रांट वो हम देखेंगे, लीज वो भी देखेंगे, फॉरेक्स S11 लास्ट ईयर शायद देखा, लास्ट टाइम में देखा था। सेल ऑफ फिक्स एसेट बेचते हैं ना, फिक्स एसेट बेचना मेरा बिजनेस नहीं है, याद है ना। बिल्डर बिल्डिंग बेचता है वो मेरा बिजनेस है, बट नॉर्मल बिजनेसमैन ऑफिस बिल्डिंग बेचता बिजनेस नहीं है। नॉर्मल बिजनेसमैन के लिए बिल्डिंग PPE है, प्रोडक्शन प्लांट इक्विपमेंट फिक्स एसेट, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 लगता है, ठीक है। अब काम की बात करो ना, हमने मिस्टर बनवा को क्रेडिट में गुड्स बेचा, ओके। अब क्वेश्चन है मैं उसका रिकॉग्निशन कब करूं, कब? आंसर, revenue is recognized if condition relating to revenue are satisfied, मतलब performance is achieved। आपने जो बोला ना कोई ट्रांजैक्शन कर दिया, वो सब पार्ट ट्रू है, कंप्लीट नहीं है वो, by itself is not sufficient, some more thing is required, some more things are required। So revenue is recognized when performance is achieved। नहीं, परफॉर्मेंस इज अचीव्ड कब बोला जाएगा? व्हेन 4 कंडीशन आर सेटिस्फाइड, परफॉर्मेंस इज अचीव्ड। और उसमें आप देखेंगे मनी कलेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट, वरना तो हम सेल की एंट्री नहीं करते थे। मनी कलेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट, परफॉर्मेंस इज अचीव्ड में 4 कंडीशन आर सेटिस्फाइड, तो मैं बोलेगा सेल ऑफ गुड्स की रेवेन्यू हमको बुक करना है। सो सेल ऑफ गुड्स के लिए हम परफॉर्मेंस इज अचीव्ड कब बोलेंगे? अरे लेकिन आपको जान के क्या करना है परफॉर्मेंस इज अचीव्ड के बारे में? क्योंकि एग्जाम के लिए मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है यार, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, वो तो एग्जाम वैसे पीछे पीछे आ जाएगी। हम लोग में कुछ तो अक्ल है ना कि हम अभी तक एग्जाम सब पास होते आए हैं, राइट फ्रॉम जूनियर KG नर्सरी से लेके सेम 1 और 2 तक। तो एग्जाम तो ऐसे ही हो जाएंगे। और तुमको पता है गलती से MCQ एग्जाम होगा तो तुम समझ ही गए, रिकॉर्ड हो रहा है। बट ये टाइम एग्जाम ऑफलाइन होगा, हाई चांस, वेरी वेरी हाई चांस ऑफलाइन होगा, वेरी हाई चांस। एनीवे, सो सेल ऑफ गुड्स के लिए परफॉर्मेंस इज अचीव्ड कब बोलेंगे? फर्स्ट कंडीशन, ओनरशिप ऑफ गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड। ये प्राइमरी कंडीशन है। हमने मिस्टर बनवा को गुड्स क्रेडिट पर बेचा था, जिस दिन बेच दिया उसके बाद गुड्स का मालिक कौन है पैसा भूल जाओ। आई सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बनवा ऑन क्रेडिट, ऑफ कोर्स 3 मंथ, मेरा ट्रांजैक्शन हो गया। जिस दिन मैंने बेचा बाद में उसका ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, हाँ, क्वाइट पॉसिबली द बायर डिड नॉट पे मनी, उसने पैसा तो 3 मंथ के बाद देना है एज पर द एग्रीमेंट, बट कैन ही सेल फर्दर आगे कोई नया आदमी को? हाँ, क्योंकि वो मालिक है, ही इज द ओनर, ही कैन सेल इट टू एनीबॉडी। सो फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए? परफॉर्मेंस इज अचीव्ड, ओनरशिप शुड बी ट्रांसफर्ड, ये पहला कंडीशन। एंड क्योंकि ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, सुनिए, क्योंकि ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, रिस्क एंड रिवॉर्ड इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड। जैसे कोई प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है ना, भाव बढ़ गया, तो ओनर को फायदा होता है। जैसे मैंने कोई ऑफिस लिया 1 करोड़, 6 मंथ के बाद 1.5 करोड़ हो गया, तो फायदा किसको होगा? ओनर जो भी है। सो एक बार मैंने गुड्स बेच दिया, मैं डेवलपर बिल्डिंग हूँ, डेवलपर बिल्डर हूँ, मेरा बिजनेस है बिल्डिंग बेचना, मैंने ऑफिस बेचा 1 करोड़ में, मैंने सेल की एंट्री, ओनरशिप भी ट्रांसफर हो गई, बट विद इन 6 मंथ प्राइस ऑफ द सेम प्रीमाइसिस 1.5 करोड़ हो गया। तो एक्स्ट्रा 50 लाख का जो भी फायदा होगा मुझे डेवलपर बिल्डर को होगा कि जो बायर था उसको होगा? बायर को होगा, क्योंकि इज ओनर। दैट मींस रिवॉर्ड हैज बीन ट्रांसफर्ड। ऑपोजिट, प्राइस डाउन हो गया तो रिस्क भी तो है, तो रिस्क भी ट्रांसफर हो गया। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों ट्रांसफर होना कंपलसरी है टू द न्यू बायर। रिस्क रिवॉर्ड मेरे पास है तो नहीं,
आगे, नो कंट्रोल ओवर गुड्स एसोसिएटेड विद द ओनरशिप. Once you are the owner, you have some control over the goods. One of the important control over the goods is right to further sale. Who will have a right to further sale? Only the owner. Only the owner. Only the buyer has a right to further sale. So एक बार मैंने बेच दिया, मेरा ओनरशिप हो सकता है sometime physical possession नहीं दिया. Sometime it happens. Physical possession नहीं दिया. जैसे कि मैं कोई शॉपकीपर मैन्युफैक्चरर हूँ, बायर ने ऑर्डर दिया, पैसे भी दिए, मैंने गुड्स बेच भी दिया, इनवॉइस भी दिया, फोन करके बोल रहा तुम्हारा गुड्स जैसे आपने बोला रेडी है ले जाओ. उसने बोला था आके लेके जाएगा, लेकिन फिर बोला अरे हमारे गांव में चेन्नई में तो फ्लडिंग हो रहा है, गुड्स बाजू पर रख दो ना, मैं जब मुंबई आता हूँ नेक्स्ट वीक आई विल कलेक्ट फ्रॉम यू. तो उसके कहने पर मैंने बाजू पर रख दिया, फिजिकल डिलीवरी नहीं दिया, बट गुड्स आइडेंटिफाई हो गया है, पैसे भी दे दिए, इनवॉइस भी रेज कर दिया, उसके कहने पर मैंने किधर साइड पर रख दिया. अच्छा कोई कस्टमर ज्यादा पैसा दे रहा है, उसको बेच डालूं क्या? ये सोचे कि वो आएगा तब देखा जाएगा. आंसर वी कांट सेल. वो हमारा नहीं है, वो हमारा नहीं है अभी, भले फिजिकल पोजेशन मेरे पास है. आई डोंट हैव कंट्रोल ओवर द गुड्स व्हिच इज यूजुअली एसोसिएटेड विथ ओनरशिप. सो नॉर्मल केस में द मोमेंट्स वी गिव फिजिकल पोजेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल भी चले जाता है नॉर्मल केस में. तो ठीक है. एंड लास्ट वन अबाउट द मनी कलेक्शन. ये तीनों केस में मनी कलेक्शन नहीं बोला है. पहला कंडीशन बताइए क्या था? ओनरशिप इज ट्रांसफर. तीसरी कंडीशन, थर्ड कंडीशन रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर. सेकंड कंडीशन नो कंट्रोल ओवर द गुड्स एसोसिएटेड विद द ओनरशिप. पोजेशन नहीं, ओनरशिप. एंड द लास्ट अबाउट द मनी. ऐसा जरूरी नहीं है कि पैसा मिलना चाहिए, नहीं. Only S9 says, accounting standard 9 says, no uncertainty regarding consideration. No uncertainty regarding consideration and collection. दो वर्ड है. Consideration means amount decided है. Suppose में भी amount ही नहीं decided है. कोई हमारा दोस्त, रिश्तेदार, रिलेटिव हमारी शॉप से कुछ सामान खरीदने आया. We have a ready-made garment shop. हमारा नॉर्मल एमआरपी फॉर द शर्ट इज 1000. हमारा कोई फ्रेंड आया, हमने बोला लेके जा, उसने बोला प्राइस, हमने बोला एक काम करना तू लेके जा, अच्छा लगेगा तब देखेंगे. 15 दिन हो गया, उसने फोन करके पूछा मैंने तो पेन डाला, आई हैव यूज्ड इट, टेल मी हाउ मच आई शुड पे. तो मैं बोलता हूँ एक काम कर, तुझे जितना है उतना देना, मेरी प्राइस 1000 है, यू गिव व्हाटएवर यू वांट. अब मैंने एज ए सेलर बोला यू गिव व्हाटएवर यू वांट, मैंने दे दिया. अब देखो फर्स्ट थ्री कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है. ओनर तुम बन गया, रिस्क रिवॉर्ड तुम्हारा, आई डोंट हैव कंट्रोल ओवर द गुड्स एसोसिएटेड विद द ओनरशिप, दे दिया मैंने. तो ये स्टार्टेड यूजिंग इट. या तो उसने गिफ्टिंग के लिए लिया होगा तो आगे दे भी दिया. बट व्हाट अबाउट द फोर्थ कंडीशन? अमाउंट कितना ना मैंने उसको बताया है ना उसने मुझे बोला है. दैट मीन्स क्या अभी मेरी अमाउंट के बारे में कोई सर्टेनिटी है? नहीं है. तो मेरी ये वाली कंडीशन फेल हो जाए. सो इंपॉर्टेंट फोर्थ कंडीशन क्या होती है? अमाउंट शुड बी सर्टन, एग्जैक्ट कितना है, क्योंकि हम सेल इनवॉइस तभी बना सकते हैं ना, वरना अमाउंट ही नहीं मालूम है तो मैं एंट्री क्या प्राइस सेट करूं? आई कैन रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू. दूसरा और एक पॉइंट है, नो अनसर्टेनिटी अबाउट द कलेक्शन. देखो, when I sell goods on a credit basis, when I sell goods on a credit basis, क्या मैं 3 month credit, क्या मुझे गारंटी है वो आदमी पैसा देगा? गारंटी? गारंटी तो पक्का नहीं है, तभी तो बैड डेट्स होता है ना. बट फिर भी एट द टाइम ऑफ सेल क्या मुझे डाउट है कि वो पैसा नहीं देगा? बिल्कुल डाउट नहीं है. थोड़ा सा भी डाउट होता था तो मैं बेचता ही नहीं था ना. आई डोंट हैव गारंटी, बट एट द सेम टाइम आई डोंट हैव डाउट ऑल्सो. डाउट नहीं है, मैं मानता हूं रीजनेबली वो पैसा देने वाला है, आज तक देते आ रहा है 3 months क्रेडिट पर. इट्स माय कस्टम टू सेल बिजनेस, और हमारी यूनिवर्सल प्रैक्टिस है 3 month में गुड्स बेचते हो पैसा मिलता है, जनरली मिलता है.
बैड लक होगा तो 3 महीने के बाद पता चलेगा, बट एज ऑन टुडे, even though I don't have guarantee of collection, I don't have doubt also. I don't have uncertainty regarding consideration and collection. When these 4 conditions are satisfied, revenue is booked. अब अपना एग्जांपल याद करो, तुम्हारा 11th स्टैंडर्ड वाला फेवरेट टीचर का, तुमको पता है ना 12th की जो टीचर थी उसके जैसा तो कोई अकाउंट नहीं पढ़ा सकता, याद है ना? तुम्हारा ट्यूशन टीचर को याद करो, जब तुमने ट्यूशन लिया था ना 12th में, तब उस 12th में ट्यूशन नहीं लिया था, बहुत कम लोग नहीं लेते, मोस्टली लेते हैं ना कोचिंग, कुछ ना कुछ लेते हैं, कुछ ना कुछ कोचिंग लेते हैं, तब हमको लगता है उस टीचर के जैसा तो कोई अकाउंट ही नहीं पढ़ा सकता है। उसको याद करो और बोलो, उसने जो ट्रांजैक्शन दिया था ना, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर पटेल ऑन 3 month क्रेडिट, क्या ऑल द 4 कंडीशन सेटिस्फाई होता है? देखो ना, क्या ओनरशिप ऑफ गुड्स दे दिया? हाँ दे दिया। फिजिकल पोजेशन भी दे दिया। डू आई हैव ए कंट्रोल ओवर द गुड्स व्हिच इज कनेक्टेड विद द ओनरशिप? No, I don't have control over the goods which is usually associated with the ownership. क्या मैंने रिस्क रिवॉर्ड भी ट्रांसफर कर दिया? रिस्क रिवॉर्ड नॉर्मली प्राइस का होता है, प्राइस इंक्रीज डिक्रीज में रिस्क रिवॉर्ड होता है, दैट इज आल्सो ट्रांसफर हो गया। नाउ आई हैव सोल्ड इन 3 months क्रेडिट, क्या मेरे को कोई अनसर्टेनिटी है अबाउट द अमाउंट कंसीडरेशन का? नो, आई हैव सोल्ड इन 10,000 रुपीस। क्या मुझे कलेक्शन का भी कोई डाउट है? एट द मोमेंट नहीं है। I don't have guarantee, but I don't have doubt also as on today. So because all the 4 conditions were satisfied on the date of transaction, आपने बोला ना the date of transaction, वो इसके लिए knowingly unknowingly was satisfying all the 4 conditions on the date of transaction. But रुकिए, 12th standard बोर्ड के पेपर याद करो, फाइनल अकाउंट, एक क्लोजिंग स्टॉक का फेवरेट एडजस्टमेंट, एक दूसरा डेप्रिसिएशन का, तीसरा प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग, एक बैड एंड डाउटफुल डेट्स प्रोविजन की, और एक कुछ अलग एडजस्टमेंट आती थी, और एक अलग एडजस्टमेंट अलग अलग आती थी, अनरिकॉर्डेड परचेस, अनरिकॉर्डेड सेल, फ्री सैंपल, लॉस बाय फायर, एक एडजस्टमेंट ये भी आती थी, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर पटेल ऑन अप्रूवल फॉर 3 months, ये था या नहीं था? द पटेल हैज नॉट येट अप्रूव्ड द गुड्स, ऐसा कुछ था फाउंडेशन में, 12th में नहीं था, 11 12th। क्या बात करता है, इतना बोर्ड का तुम्हारा सीबीएसई लो स्टैंडर्ड का है, मैं तो समझा हाई स्टैंडर्ड का है, सीए में है, आई डोंट नो, आपको पता नहीं है सेल ऑन अप्रूवल, ठीक है छोड़ो। एक सिंपल लाइन में मैं बता सकता हूँ क्या, कॉमन सेंस का लाइन, मैं गुड्स कस्टमर को देता हूँ, इधर मैं गुड्स कस्टमर, चल ना, ये क्या 100 रुपया का तो देना, ये तो ले लो ना 15,000 50,000 का, बैठ, मैं गुड्स, मैं बिजनेसमैन हूं, ये कस्टमर है, उसको मैंने दिया विद द कंडीशन दैट ही विल यूज इट फॉर 2 months, आफ्टर यूजिंग 2 months ही विल कंफर्म ही वुड लाइक टू बाय द गुड्स और नॉट, उसको बोलते हैं सेल ऑन अप्रूवल। सेल ऑन अप्रूवल, विद इन 2 months नो क्वेश्चन आस्क्ड, ही कैन रिटर्न मी एट एनी टाइम, कभी भी दे सकता है। हाँ 2 months तक उसने दिया, नो प्रॉब्लम, आई विल टेक इट बैक। 2 months तक वो नहीं देता है तो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो गया, ही कांट रिटर्न आफ्टरवर्ड, तो ठीक है, मैंने उसको गुड्स 2 months के लिए दिया, मेरा ट्रांजैक्शन हो रहा है 15 मार्च को, और मेरा ईयर एंडिंग 31 मार्च है, अभी भी 2 months खत्म नहीं हो गया है, ही हैज नॉट कंफर्म्ड, इसने हाँ भी नहीं बोला ना भी नहीं बोला, पक्का उस्ताद है, देखो उसकी शक्ल, आप मेकआउट नहीं कर पाएंगे उसको देख के कि वो लास्टली हाँ बोलेगा या ना बोलने वाला है, उस्ताद आदमी है, ठीक है। अब बताओ मेरा 31 मार्च आ गया, मैं ये ट्रांजैक्शन सेल में रिकॉर्ड करूं या नहीं करूं? अपना दिमाग नहीं चलाने का, अपने को तो कंडीशन फॉलो करना है। ही हैज नॉट अप्रूव्ड, अभी तक हाँ नहीं बोला ना नहीं बोला, एज ऑन 31 मार्च फाइनल अकाउंट की डेट पर। ये 12th स्टैंडर्ड मुंबई बोर्ड में कॉमन एडजस्टमेंट है। मुंबई बोर्ड वाले है कोई? एनीबॉडी फ्रॉम मुंबई? कोई नहीं, वाह, ठीक है। तो यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, मैंने उसको 3 month का अप्रूवल दिया है। अब सीए करने वाले तो आंसर दे नहीं सकते, उनको तो आता है, नॉन सीए वाले, बाकी सब एमबीए वाले बोलो जो सीए को नौकरी पर रखने वाले हैं, क्या ये ट्रांजैक्शन को मैं सेल में एंट्री करूं या नहीं करूं? अपना दिमाग मत लगाना, कंडीशन फॉलो करके बोलो। नहीं करना, आप जो सोच रहे वो सही सोच रहे, क्योंकि पहले ही कंडीशन टूट गई है ना। क्या मेरी ओनरशिप गुड्स की ट्रांसफर हुई है? अरे बोलो, नहीं हुई है ना, तो वापस ला। इतना मैं दयालु नहीं हूं कि तुमको एप्पल का आईफोन
देगा देगा उसके लिए स्टार एक कंडीशन अपना इस स्थिति पे आया मैं और कंडीशन लेगा क्या कुछ ये दोनों को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर तब मैं सोच सकता हूं दे सकता हूं मैं क्यों दे सकता हूं पता है फ्री कुछ नहीं होता है उसका मैं फायदा उठाएगा तुम्हारे से पैसा नहीं लेगा जो भी कंडीशन फुलफिल करते हैं कॉलेज को बोलेगा ना मेरा पगार बढ़ा फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया बच्चा हमने जो ऑब्जेक्टिव से ऑनर्स लॉन्च किया गया फुलफिल तो वसूल करेगा ही ना तुम लोग से माहौली लोग से अग्रवाल कितने हाईएस्ट नंबर ऑफ अग्रवाल है ठीक है अब बात समझ में आ गया कि रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना है व्हेन परफॉर्मेंस इज अचीव्ड क्या बोलना चाहते हैं हम परफॉर्मेंस इज अचीव्ड के बारे में व्हेन दिस फोर कंडीशंस आर सैटिस्फाइड याद रखने के लिए कीवर्ड आरओसी वर्ड दिया ब्रैकेट में आरओसी ऐसे ही मैंने लिखा है रजिस्टर ऑफ कंपनी लोग बोलते हैं आरओसी आर माने रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर ओ माने ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर नो कंट्रोल एसोसिएटेड विद ओनरशिप सी माने कंसीडरेशन एंड कलेक्शन का मुझे कोई अनसर्टेनिटी नहीं है आगे चलते हैं रेंडरिंग ऑफ सर्विस ये तो सेल ऑफ गुड्स था यू नो सेल ऑफ गुड्स में थोड़ा इजी होता है अरे भाई मैंने गुड्स बेचा रेवेन्यू इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड बताओ सेल ऑफ सर्विसेज का रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना है सर्विसेज इमेजिन करो मैं कोचिंग क्लास चलाता हूं कोचिंग इंस्टीट्यूट मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूं ओके 31 दिसंबर है अभी ईयर एंडिंग 31 मार्च होता है आई एम रनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट एक स्टूडेंट आया उसने एमबीए एंट्रेंस का कोचिंग लिया मेरे वहां आई डोंट नो 4 मॉड्यूल है समझने के लिए से देयर 4 मॉड्यूल वो चाहे तो 1 मॉड्यूल भी ले सकता है चाहे तो ऑल 4 मॉड्यूल टुगेदर फीस 1 लाख रुपीस है 1 ईयर का कोचिंग है आप लोग में से किसी ने स्टार्ट किया एमबीए कोचिंग इस हाई टाइम यू स्टार्टेड आप लोग जो एमबीए करने का सोच रहे हैं देन इट इज हाई टाइम टू स्टार्ट द कोचिंग क्योंकि कंपैरेटिवली एसवाई is lighter than the FY or TY more lighter than FY SY. TY में you will finish your college by 10 o'clock. अच्छा है ना? Just 10 o'clock you will complete. Only 3 lectures per day. That's good. You will have enough time to do Article C. You will have enough time to do internship. You will have enough time to prepare for your MBA exam and all. ठीक है? काम की बात. So मेरे वहाँ मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करता हूँ MBA का सपोज इट्स एन एग्जाम्पल एक स्टूडेंट ने 1 लाख रुपीस दिया फीस फॉर ऑल 4 मॉड्यूल कोई दूसरे स्टूडेंट ने बोला मेरे को तो 1 मॉड्यूल करना है आई विल पे 25,000 कोई बोलता है मुझे 2 मॉड्यूल करना है 2 लाख या तो इंटरमीडिएट सीए का कोचिंग लिया 1 लाख रुपीस 8 सब्जेक्ट 31 मार्च 8 मंथ का कोचिंग है लेट्स से 8 मंथ का कोचिंग है ओके अब क्वेश्चन है मुझे 1 लाख आ गया कोचिंग क्लास वाले तो पूरा पैसा लेते हैं 3 मंथ क्रेडिट भूल जाओ बनवा के केस में मैं तो पूरा पैसा लेने वाला हूँ क्योंकि मेरे स्टूडेंट अग्रवाल है बनवा नहीं है अग्रवाल ना हाँ तो अग्रवाल के पास तो पैसे है पूरा 1 लाख साथ में ले लेगा अब क्वेश्चन है अप टू मार्च मंथ मैंने 3 सब्जेक्ट्स पूरे किए 8 मंथ का कोचिंग है 1 लाख रुपीस फीस है ओके 1 सब्जेक्ट ओवर 2 सब्जेक्ट ओवर 3 सब्जेक्ट और के बाद रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है अब मेरा जो क्वेश्चन है मैं सेल ऑफ सर्विसेज का रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करूं गुड्स में मुझे इतनी समस्या नहीं थी क्यों मैंने गुड्स बेचा तो बेचा ऐसा थोड़ी है कि आज खाली कवर बेचेगा बाद में अंदर का पैकिंग बेचेगा बाद में ये बेचेगा सर्विसेज में थोड़ा इश्यू है क्योंकि सर्विसेज थोड़ा करके रेंडर हो रही है कभी कभी इमीडिएट सर्विस भी रेंडर हो जाता है कभी कभी जैसे मैं कंप्यूटर रिपेयर करने गया शॉपकीपर चार्ज मी 2000 रिपेयरिंग कर दिया तो पूरा सर्विसेज इमीडिएटली हो गया लेकिन कोचिंग केस में क्या हो गया The service is spread over 8 months time. अब क्वेश्चन है सेल ऑफ सर्विसेज का रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करना है डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ओके तो सबके लिए आंसर तो वही है कि रेवेन्यू इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द परफॉर्मेंस इज अचीव्ड लेकिन क्वेश्चन है सर्विसेज के लिए मैं कब बोलूं परफॉर्मेंस इज अचीव्ड सर्विसेज के लिए मैं कब बोलूं परफॉर्मेंस इज अचीव बोलो 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 आप लोग सोचो आप लोग भी सोचो जो वीडियो देख रहे हैं सोचो 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 अरे सोचने की कोई फीस नहीं है वो लोग खाली सोचेंगे ही बोलेंगे कुछ नहीं एक भी स्टूडेंट ने वो वीडियो ऑन नहीं किया था ना अरे जो लोग मेरे से कनेक्टेड है आपको वीडियो ऑन करना है कोई नहीं कर रहे
वीडियो ऑन करना है। जो लोग मेरे साथ में है, नॉर्मली कौन होता है वीडियो पर? चिराग अग्रवाल आज नहीं आया, हमारे बैच का है लड़का। संस्कार अग्रवाल भी हमारे बैच का है, वो दोनों नहीं आए, बाल खड़े नहीं। वो तो मोबाइल से लॉगिन है, लेक्चर में थोड़ी है। लेक्चर में कौन है हमारे साथ? कोई नहीं है ना, छोड़ो, कुछ नहीं हो सकता है ना अपना, कोई बात नहीं है। मेरा रूल बहुत सिंपल है, एक स्टूडेंट भी होगा ना उसको मैं पढ़ाता हूँ, दैट्स माय रूल। और इधर तो कितने सारे बच्चे हैं। एनीवे, सेल ऑफ सर्विसेज के लिए आप बता सकते हैं परफॉर्मेंस इज अचीव्ड कब बोल सकते हैं? आई रिपीट माय क्वेश्चन, सेल ऑफ सर्विसेज के लिए परफॉर्मेंस इज अचीव्ड मैं कब बोलूं? वेरी सिंपल, आप सब लोग सही समझ रहे हैं, आप वेदर यू आंसर और नॉट। क्या बोला? अच्छा, तुम सब कंडीशन बोल रही है। नहीं, बेसिक कंडीशन क्या है? वो तुम मनी 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 पर सीधी जंप कर रहे, तुम सीधी मनी पर पहुंच गई। हाँ, द मेन कंडीशन इज सर्विसेज शुड बी रेंडर्ड, क्योंकि जब तक सर्विसेज ही रेंडर नहीं किया तो परफॉर्मेंस अचीव नहीं होगा। ऑफ कोर्स मनी का पॉइंट तो मेन होता है, बट उसके भी पहले सर्विसेज शुड बी रेंडर्ड। अब सुनिए, ये जो सर्विसेज रेंडर्ड है ना, बिकॉज ऑफ द सर्विसेज, वो दो पॉसिबिलिटी है। वन, व्हाट वी कॉल कंप्लीटेड सर्विस रेंडर्ड। कुछ सर्विसेज ऐसे होती है कि जब ऑल द सर्विसेज रेंडर हो गया ना, तभी मैं बोल सकता हूं सर्विसेज आर रेंडर्ड। बट कुछ सर्विसेज ऐसे हो सकती है कि वी कैन रेंडर दो सर्विसेज इन अ piecemeal manner also. So based on nature of services, in some cases we will recognize the revenue in a piecemeal manner as and when the services are rendering. But in some service, आधा सर्विस रेंडर किया मीन सर्विस नॉट रेंडर किया। जैसे भाई साहब ये हमारा नीलामपुर है ना, वो 2022 15 मार्च बार्बर शॉप सलून में जाने वाला है बर्थडे के दिन। क्यों? सेविंग करवाने के लिए। अब एनीवे बार्बर ने आधा सेव कर दिया कि पता नहीं इसको क्या हुआ, बार्बर का इसका क्या झगड़ा हुआ, आई डोंट नो। बार्बर ने बोल दिया तू जा, अब मैं नहीं करने वाला हूं। तो क्या बार्बर अपनी बुक में बोल सकता है आधा सर्विस रेट कर दिया, हाफ सेविंग हो गया? नहीं, इन हिज केस पूरा सर्विस करना ही सर्विस रेंडर माना जाएगा। सो ये भाई साहब तो आ गए, आधा पैसा दिया या नहीं दिया? नहीं दिया, वापस आ गया। इन एनी वे बार्बर विल नॉट रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू, क्योंकि हाफ सर्विस रेंडर्ड, इन हिज केस इज नो सर्विस रेंडर्ड। बट कोचिंग क्लास के केस में क्या था? 8 सब्जेक्ट है, ठीक है, 8 सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसके लिए कोचिंग क्लासेस चार्ज 1 लाख रुपीज, 12,500 पर सब्जेक्ट। कोई स्टूडेंट 3 सब्जेक्ट स्टडी भी किया वहां, फिर उसे वो कोचिंग में मजा नहीं आया, तो उसने प्रोपराइटर से बात किया, आई एम नॉट एंजॉयिंग। प्रोपराइटर बोला कोई बात नहीं, तुम 37,500 मुझे दे दो, टेक योर रिमेनिंग फीस बैक एंड गो अवे, नो प्रॉब्लम, आई हैव नो इशू। कोई स्टूडेंट बोला कि मैंने सोचा था लॉकडाउन और 2 साल रहेगा करके मैंने आपके वहाँ 8 सब्जेक्ट्स का कोचिंग लिया है। नो रियली आई लाइक योर कोचिंग, 3 सब्जेक्ट्स आर कंप्लीटेड, लेकिन अभी मुंबई का कॉलेजेस खुल गया, मुझे तो अभी वहाँ जाना है, आई विल नॉट कंटिन्यू रिमेनिंग पार्ट। प्रोपराइटर बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पैसा नहीं लो बाकी का। ऑलराइट, सो कोचिंग क्लास के केस में जरूरी नहीं कि एडमिशन कैंसिल हो जाए, नॉट नेसेसरी। बट जैसे ही 3 सब्जेक्ट का भी अप टू मार्च कोचिंग हो गया, रिमेनिंग 5 अप्रैल के बाद होगा, तो क्या वो प्रोपोर्शनेटली 3 सब्जेक्ट्स का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकता है या नहीं कर सकता है? आंसर कर सकता है, बिकॉज दे वर लाइक यू नो डिस्टिंक्ट और मेजरेबल, आइडेंटिफिएबल, सेपरेबल सर्विसेज। बट सपोज हमारे सो कर सकता है आंसर, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सर्विसेज, इन some services we will recognize the revenue in a piecemeal part basis as and when the services keep on rendering up to the year end. But some service only when completed services are done, we will measure the, we will recognize the revenue. Suppose we have the auditor, एक मिनट, ऑडिटर है हम लोग, मतलब हमको ऑडिट का काम करना है, यू अंडरस्टैंड, ऑडिटिंग वर्क, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अप टू 31 मार्च मेरा वो वाउचिंग वेरिफिकेशन कुछ होता है ना ऑडिट में,
सम पार्ट वर्क हो गया, ऑडिट प्लान वगैरह बनाया होगा, ऐसा कुछ पढ़ा है ऑडिट में? ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रोग्राम नहीं पढ़ा है? ऐसे ही तुम लोग पास हो गए ऑडिट, वो भी 60-70 मार्क लेके। होता है ना, सेम वन में यही तो होगा, ऑडिट प्लान, प्रोग्राम, वो सब काम हो गया अप टू 31 मार्च। हाँ, आ जाओ आ जाओ। स्टूडेंट है? मैं समझा तुम अनाउंसमेंट करने के लिए आई है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 की गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर जाएगी। मुंबई लोकल ट्रेन में अनाउंसमेंट ऐसे होती है। यहाँ जो लोग अनाउंसमेंट करने आते हैं ना, बहुत सारी एक्टिविटी चलती है ना। अभी तो बच्चे लोग है नहीं, सो आई डोंट नो, आजकल जाते नहीं होंगे। दूसरे क्लास में जा रहे हैं आजकल अनाउंसमेंट के लिए। हार्दिक, यू गो टू अनदर क्लासेस फॉर मेकिंग सम रिलेटिंग टू वेरियस इवेंट। बट आप जब देखेंगे फुल ऑफलाइन हो जाते हैं ना, फुल ऑफलाइन, तब बच्चे लोग आते रहते हैं, वेरियस कोऑर्डिनेटर फॉर मेकिंग अनाउंसमेंट। वो आके सीधा अनाउंसमेंट करते हैं, जैसे मैंने अभी किया प्लेटफॉर्म 4 की ट्रेन आज प्लेटफॉर्म हो जाएगी। वो बोलते नहीं है मगर है कौन। हाँ, तो रुकिए, अप टू 31 मार्च मेरा ऑडिट प्लान प्रोग्राम सब हो गया, 30-40% काम हुआ है, लेकिन बहुत सारा फाइनलाइजेशन बाकी है। मेन इंपॉर्टेंट तो साइन एंड रिपोर्ट नहीं हुआ है, तो साइन एंड रिपोर्ट नहीं हुआ है, बट वो रूटीन काम हुआ है। तो क्या मैं 31 मार्च तक पार्ट रेवेन्यू बुक करूं ऑडिटिंग के केस में? ऑडिटिंग के केस में क्या मैं पार्ट रेवेन्यू ऑडिटर बुक करेगा अप टू 31 मार्च? सोच के बोलो, मतलब कि क्या क्लाइंट को पार्ट सर्विस मिली है? क्लाइंट के एंगल से सोचो ना। वाउचिंग वेरिफिकेशन हो गया, तो क्या क्लाइंट को ऑडिटिंग की सर्विस मिली? नहीं मिली। फॉर एनी रीजन 31 मार्च के बाद ऑडिटर मर गया, नया ऑडिटर आया, तो क्या वो बाकी का आधा काम करेगा जी? पूरा से ही वापस करना पड़ेगा, पूरे से ही वापस करना पड़ेगा। क्लाइंट को कोई सर्विस नहीं मिला। क्लाइंट को सर्विस कब मिली माना जाएगा ऑडिटिंग के केस में? जब साइंड ऑडिट रिपोर्ट मिला। उसको ये नहीं मालूम है कि उसके लिए ऑडिटर क्या करने वाला है, उसको क्या करना है। उसको तो साइन ऑडिट रिपोर्ट मिला तभी बोलेगा सर्विसेज मुझे मिला है, वरना एक पैसा नहीं देगा, एक पैसा भी नहीं देगा। ऑलराइट, सो ऑडिटिंग के केस में आई रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ओनली व्हेन द कंप्लीट सर्विस इज रेंडर्ड। बट कोचिंग के इंस्टीट्यूट में हम बोल सकते हैं क्लाइंट को जितना सब्जेक्ट स्टडी करवाया उतनी सर्विसेज मिली है। सो इट डिपेंड ऑन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट नेचर ऑफ रेवेन्यू इन ईच केस। क्या हार्दिक, तुम्हारा क्या क्वेश्चन था? दिए है तो आ जाएगा, तो उतना सर्विस रेंडर किया माना जाएगा ना, क्योंकि पैसे आए हैं, नॉट अदरवाइज। नाउ पहला पॉइंट, सर्विसेज शुड बी रेंडर्ड। दैट सर्विसेज रेंडर्ड कैन बी ऑन ए कंप्लीशन मेथड, टोटल कंप्लीशन मेथड और पार्ट कंप्लीशन मेथड। अभी मैं सेल ऑफ गुड्स के साथ कंपेयर करूं ना ये वाला सर्विस का, तो ऑब्वियसली फर्स्ट पॉइंट तो एप्लीकेबल ही नहीं होगा, ओनरशिप जैसा कुछ होता नहीं है। सेकंड भी एप्लीकेबल नहीं होगा, थर्ड भी एप्लीकेबल नहीं होगा, देयर इज नथिंग लाइक रिस्क रिवॉर्ड ऑफ सर्विसेज। लेकिन फोर्थ पॉइंट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? तो तुमने बोला सर्विस के लिए भी फोर्थ पॉइंट एप्लीकेबल होगा या नहीं? पक्का होगा। कितना अमाउंट सर्विसेज के लिए लेना है वो सर्टेन होना चाहिए, एंड दूसरा डाउट नहीं होना चाहिए। आपके पास अटेंडेंस साइन करना खास, कोई बाकी रह गया तो साइन कर देना। ऑलराइट, आई विल रिपीट अगेन। सर्विस के लिए भी तुम मेरे लेक्चर में तो फर्स्ट टाइम दिख रही है, न्यू स्टूडेंट है मेरे लेक्चर में, तो तुम खड़ा हो जाओ, मैं भी खड़ा हूं। क्या नाम है? वही का मनीता, मनीता गोयल करके एक स्टूडेंट है, तुम वही है क्या? ऑलराइट, तुम बैठ जाओ। मनीता गोयल एग्जाम दिया था क्या अभी जो हुई थी इंटरनल टेस्ट? और सिटी, सिटी कौन सा? सिटी का अजमेर के बाजू में। ऑलराइट, सो सर्विसेज के लिए भी सेकंड कंडीशन तो होगी, कंसीडरेशन का डाउट नहीं होना चाहिए, कलेक्शन पर डाउट नहीं होना चाहिए। तो अभी देखो परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज हम क्या मानेंगे? रेंडरिंग ऑफ सर्विस के लिए बताइए हम क्या मानेंगे? परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस शुड बी कंप्लीटेड, मतलब रेंडर्ड either on full completion method or part completion method, and there should be no uncertainty regarding consideration and collection. There should be no uncertainty regarding consideration and collection. Over, आगे चलते हैं। In case of insurance claim and price revision,
सर्टनिटी ऑफ कलेक्शन शुड बी देयर। मैं समझा तो ये मीनिंग क्या है? प्राइस रिवीजन, सर्टनिटी, नो अनसर्टनिटी वर्ड नहीं चलेगा, सर्टनिटी, ऑलमोस्ट लाइक गारंटी वर्ड। जैसे कि इन्होंने कोचिंग ज्वाइन किया था ना, 1 MBA एंट्रेंस, याद है ना? 1 lakh rupees fees, 8 months study करवाना and all those things. You paid 1 lakh also, 4 module MBA entrance coaching and all. January February तक हो भी गया, 2 months है, अच्छा टीचिंग है, you are also happy. अभी तुम्हारा जो टीचर है वहां बोलता है कि हमारा कुछ कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया कॉस्टिंग में, हमने 1 लाख फीस जो नक्की किया है ना आपसे वो थोड़ी कम है, आपको और 25,000 देना पड़ेगा, ऐसा फेब्रुआरी ने बोला। या तो कॉलेज आपको बोलती है कि हमने आपसे 80,000 चार्ज किया है ना SY की फीस, तो बोलो वो गलत है, हमको तो 1 लाख चार्ज करना चाहिए था, FY वाली फीस SY में लेनी चाहिए थी। दुनिया में भाव की तो घटता थोड़ी है, कम से कम उतनी तो होनी चाहिए। सो प्लीज पे 20,000, ऐसा ईमेल आ गया, आप पे करेंगे क्या? क्या नो? पक्का नो? डेफिनेटली नो। खाली नो जीरो मत बोलो। तुम करेंगे क्या? क्योंकि तुझे इग्नोर करेंगे, हम गुस्सा करेंगे, इग्नोर थोड़ी करेंगे, अल्लाह गुल्ला करेंगे, खाली इग्नोर नहीं करेंगे। इग्नोर करना थोड़ा माइल्ड है ना, आप इग्नोर करेंगे या रेज करेंगे इश्यू? हाँ, मतलब इश्यू रेज करेंगे। ऑलराइट, दैट मीन्स, सुनना, जब प्राइस इंक्रीज होता है ना, प्राइस इंक्रीज किया मैंने कॉलेज में 80,000 से 1 लाख, दैट टू रिट्रोस्पेक्टिवली, तो फिर there should be certainty of collection. एक स्टूडेंट बोलता है हाँ मैं दे देगा 20,000, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं दे देगा, दे दिया, तो उसके केस में कॉलेज को कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देंगे, पैसा आ गया, उसको कोई इश्यू भी रेज नहीं किया। बट एक्सेप्ट हिम ऑल अदर ऑब्वियसली रेज एन इश्यू और नक्की कर लिया हम देने वाला नहीं है, आपको पास करना है तो करो वरना मत करो, हम पैसा नहीं देंगे। स्कूल में भी हम ऐसे नहीं देते। ऑलराइट, सो इन दैट केस no uncertainty is not enough word, it should be what? Certainty of collection. So in general हम लोग बोलते हैं about the consideration and collection के बारे में, in general no uncertainty of consideration and collection, but in case of a insurance claim and price revision there should be a certainty of collection. सुनना, goods lost by fire, हमने claim कर दिया, just because we have made a claim is not a guarantee, certainty कि वो हमें पैसा देगा ही देगा, because there are many more things after making the claim. So insurance claim and price revision, which is retrospective in effect, there should be a certainty of collection to recognize the revenue. बोलो, interest, dividend and royalty की income कब recognize करेंगे? Interest income, of course वो second वाला point तो है, no uncertainty about the consideration and collection. Interest के बारे में, when can I say my performance is achieved? Interest आप कौन से बेसिस पर recognize करते हैं? हाँ, तुमने क्या बोला? Mainly, I don't know तुम क्या बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं रहा हूँ। हाँ, time बहुत is important. When the time passes, मतलब time expired, that means my service is rendered. Suppose मैं बैंक हूँ and I charge interest every month to the customer, तो जैसे ही मंथ खत्म हो गया ना, मेरा इंटरेस्ट अक्रू हो गया। सपोज कोई प्राइवेट मनी लेंडर क्वार्टरली इंटरेस्ट चार्ज करता है, जैसे ही क्वार्टर खत्म हो गया उसका इंटरेस्ट बिकम्स ड्यू फॉर रिसीट। सो इंटरेस्ट के लिए व्हेन कैन आई से माय परफॉर्मेंस इज अचीव्ड? When that time is over. डिविडेंड के लिए, डिविडेंड समझते हैं ना, कंपनी के एंगल से सोचो, मैं शेयर होल्डर हूं, कंपनी के एंगल से सोचो, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती कैसे, प्रोसीजर क्या होती है? इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल, दो प्रकार का डिविडेंड होता है ना, दैट टू टाइप ऑफ डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने का पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को होता है,
will pass the resolution and final dividend declare करने का power, final power shareholder की AGM होती है. Board only propose करता है. Approve disapprove करने का final power is with the shareholders AGM. Okay. अब मैं businessman हूँ, मैं investor हूँ. मेरे पास investment in shares है, investment in equity shares है. अब बोलो मेरे एंगल से मैं, क्योंकि इनकम की रिकॉग्निशन तो मुझे करनी है ना, the one who is going to get money. मैं डिविडेंड इनकम को कब रिकॉग्नाइज करूं? जैसे मैंने किसी को लोन दिया था, इंटरेस्ट मिलने वाला है, वो टाइम बेसिस पर मैं रिकॉग्नाइज करेगा. वैसे डिविडेंड को कौन पर रिकॉग्नाइज करूं? एक्यूरेसी बेसिस. प्रपोज्ड की अप्रूव्ड, प्रपोज्ड अलग होता है ना, अप्रूव्ड अलग होता है. प्रपोज इज वन वे इफेक्ट. ऑलराइट, सो सुनिए, यस आप लोग सही बोलते हैं. डिविडेंड इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन राइट टू रिसीव डिविडेंड हैज बीन एस्टैब्लिश्ड. इन्वेस्टर के एंगल से सोचो, डिविडेंड इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन राइट टू रिसीव डिविडेंड हैज बीन एस्टैब्लिश्ड. सो इंटरव्यू डिविडेंड के केस में once board of director passes the resolution, right to receive dividend is established. Final dividend के लिए shareholder passes the dividend resolution, right to receive dividend has been established. Okay. So interest के लिए time passes, right? Interest के लिए when the time has passed, dividend के लिए right to receive dividend has been established. अच्छा, royalty के लिए क्या? पहले ये बताओ रॉयल्टी वर्ड क्या है? रॉयल्टी. For example, if I own a rights to the song and if I let anybody else use the song, so the person will have to pay me the royalty for it. Alright, for using that song or जो भी है. So non-technical language, simple meaning of the word royalty is something like rent. Something like rent, non-technical meaning. जैसे मेरे पास मशीनरी है, I'm giving on a rental basis, जिसको बोलते हैं 10,000 a month. तो मेरा फिक्स्ड है 10,000 a month. लेकिन मेरे पास मशीनरी है, उससे प्रोडक्शन एंड आउटपुट होता है. मैंने जिसको रेंट पर दिया, मैंने क्या बोला मालूम है? You give me 10 rupees rent for every unit you produce, rather than the fixed monthly 10,000. You give me 10 rupees for every unit you produce. वो भी रेंट ही है, भले वेरिएबल है, वो फिक्स था. तो ये जो रेंट होता है, it is a type of royalty. So non-technical meaning of royalty क्या है? It's money received for allowing to use certain asset. That can be fixed, that can be variable. ये एक type of royalty हुआ. So royalty can be production royalty, royalty can be on a sale also. मैं author को book लिखता हूँ. I'm an author, I write the book. Publisher publish करता है. So every book he sells, he will give me say 10 rupees. So with royalty है. For allowing to use copyright, patent, trademark, I get a royalty. That royalty can be given on production, that royalty can be sales. ये general meaning है. So normally हम लोग ये जो land वाला है ना, land, normal land और building के लिए हम rent word use करते हैं. But other than that, हम normally royalty use करते हैं. But we can interchangeably उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. हाँ. इंटरेस्ट तो टाइम बेसिस पर है, उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी रॉयल्टी के बारे में कब रिकॉग्नाइज करना हमने डिस्कस नहीं किया, अभी तो हम मीनिंग सीख रहे हैं. होने दो ना, इक्विटी डिविडेंड का फिक्स होता है. सर मैं कह रहा हूं, तो उसमें से मतलब एंट्री तो पास करनी पड़ेगी ना, भले आप पे करो नहीं करो डिविडेंड. अरे को तुम गलत समझ रहे हैं. डिविडेंड कंपनी देती नहीं देती, फिक्स वेरिएबल वो सब छोड़ो. मैं इन्वेस्टर हूं, मुझे डिविडेंड इनकम कब रिकॉग्नाइज करनी है? आंसर, only when right to receive dividend has been established. And right, you got your answer? Right to receive dividend is established only when that dividend is approved for interim by the board, for final by the shareholder. जब तक वो लोग अप्रूव नहीं करते, मेरा राइट एस्टैब्लिश नहीं होता. क्लियर? ओके. अब डिविडेंड रॉयल्टी के पहला रॉयल्टी का तो we just learned the meaning. मीनिंग क्या सीखा हमने? नॉन टेक्निकल मीनिंग ऑफ द वर्ड रॉयल्टी. Nearly similar to that. Nearly similar to that.
of course, depending upon the nature of transaction, royalty word can be interpreted differently. मशीनरी के लिए प्रोडक्शन रॉयल्टी भी हो सकती है, बुक्स के लिए बुक्स नॉर्मली सेल्स रॉयल्टी होती है. सेम में जो माइन होता है ना, मिनरल, गवर्नमेंट ओन्स द लैंड, गवर्नमेंट ओन्स द लैंड, हमको राइट दिया गया है, आप उसमें से कोल माइनिंग कर सकते हैं. गवर्नमेंट ओन्स द लैंड, वी आर नॉट द ओनर ऑफ द लैंड, वो गवर्नमेंट की है जो माइन वाली लैंड है, ठीक है. मगर मुझे गवर्नमेंट ने बोला है 30 इयर्स तक हम आपको राइट अधिकार दे रहे हैं, यू कैन एक्सट्रैक्ट द कॉल, लेकिन बोला है फ्री नहीं. For every ton you extract, give us 1,000 rupees. So that's a royalty. वहाँ भी royalty word use होता है, ठीक है. अब क्वेश्चन है रॉयल्टी को लेकिन हमको मिल रही है ना, हम अर्न कर रहे हैं, तो मैं आई एम द कंपनी, आई एम अर्निंग रॉयल्टी, मतलब मैंने कुछ रेंट पर दिया है, मेरे कोई एसेट कोई और यूज करता है, मुझे रॉयल्टी दे रहा है. तो बताइए मैं रॉयल्टी की इनकम को रिकॉग्नाइज कब करूं? आंसर वेरी सिंपल, जब रॉयल्टी मिलने का अधिकार मिल जाता है. मतलब कि when condition relating to royalty has been satisfied. अरे भाई जो भी मेरी कंडीशन है, सपोज मेरी कंडीशन थी every unit you produce give me 10 rupees. आप बेचो नहीं बेचो आपका प्रॉब्लम है, मेरा मशीन वापरा है, प्रोडक्शन हो गया, give me the royalty. तो वहां मैंने लिखा था, मेरी कंडीशन थी for every unit you produce you give me 10 rupees royalty. उसने प्रोडक्शन किया, that means I will recognize revenue. बट सपोज मैं ऑथर हूं, मैं बुक लिखता हूं, पब्लिशर ने मेरे साथ एग्रीमेंट किया है कि एवरी बुक सोल्ड ही विल गिव मी 200 रुपीज, बुक सोल्ड पर, तो उसने बुक तो प्रिंट करके रख दिया, कोई खरीदने आएगा तब मुझे रॉयल्टी मिलेगा ना, वो सेल्स रॉयल्टी है. सो जो भी नेचर ऑफ माय कंडीशन है वो तो एग्रीमेंट स्पेसिफाई करेगा. एग्रीमेंट कैन बी राइटिंग और इट कैन बी वर्बल आल्सो, ओरली आल्सो, कस्टमरी आल्सो. सो कंडीशन रिलेटिंग टू रॉयल्टी हैज बीन सेटिस्फाइड, वो कंडीशन तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बताएगा. एंड ऑफ कोर्स सेकंड तो सेम ही है, ये तो तीनों के लिए एप्लीकेबल है. नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसीडरेशन एंड कलेक्शन, वो तो पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के लिए है. ऑलराइट, एंड लास्ट पॉइंट, सपोज मैंने मिस्टर पटेल को 3 मंथ का क्रेडिट पर गुड्स बेच दिया 15 मार्च, वो सब हो गया. 31 मार्च को मैंने एंट्री भी कर दिया था, 15 मार्च इटसेल्फ डेटर्स टू सेल रिकॉग्नाइज हो गया, टैक्स भी भर दिया, सब हो गया, 3 मंथ हो गया, कस्टमर पैसा नहीं देता है, और बाद में तो अनदर 3 मंथ के बाद लगता है मनी भी डाउटफुल है. अब मुझे लगता है समवेयर इन अक्टूबर नवंबर दिसंबर मनी इज डाउटफुल, अब क्या करें? तो सुनिए, इफ अनसर्टेनिटी अराइजेस, अब अनसर्टेनिटी अराइज हो गया अबाउट द कलेक्शन आफ्टर द रेवेन्यू हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, तो अब क्या करूं मैं? नेसेसरी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विल हैव टू बी मेड. आप जो नेसेसरी एंट्री करते थे ना, हम लोग अच्छे स्कूल के दिन में फॉर्मूला कुछ बाहर करते थे, याद करिए, बैड डेट्स, ऐड फर्दर बैड डेट्स, ऐड न्यू प्रोविजन, एडजस्टमेंट नंबर 3 में लिखा होता था प्रोवाइड 5% डाउटफुल डेट्स और डेटर्स, जो हमें एडजस्टमेंट थोड़ी कम पसंद आती थी, क्लोजिंग स्टॉक जितनी ज्यादा पसंद नहीं आती थी, तो वो हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्यों करते थे? एज ए स्टूडेंट करते थे क्योंकि पेपर बोलता था. बट वो पेपर क्यों बोलता था, क्वेश्चन बोलता क्यों था? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में क्या लिखा है? इफ एनी अनसर्टेनिटी अराइजेस आफ्टर द रेवेन्यू वाज रिकॉग्नाइज्ड, नेसेसरी प्रोविजन विल बी मेड. प्रोविजन करना मतलब उसको अकाउंटिंग करना, उसको एक्सपेंस करना. वैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की एंट्री आती है क्या? अभी सीए करने वाले को पूछता हूँ, नॉर्मली मैं बोलता हूँ ना सीए करने वाले को छोड़ के आंसर दो. अब सीए करने वाले मुझे बोलो, मेरा क्वेश्चन सुनो, व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर मेकिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स? ये मतलब क्या? इसका आंसर रॉन्ग है कि आंसर सही है? जर्नल एंट्री फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, नॉट पीएनएल टू डेटर. ऐसा पूछा? प्रोविजन इज अ सेपरेट अकाउंट देन द असेट अकाउंट. मशीन अकाउंट अलग होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग होता है. तो सही जो आंसर था, आप लोग ने सही बताया, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. आपको क्या लगता है बीकॉम ऑनर्स में जो ग्रेजुएट मिल जाएगा, आपका सच्ची में इंटरव्यू चलता है, आपको एंट्री पूछता है, एंट्री फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 100 में से कितने लोग सही आंसर देंगे? 100 का 100 को देना चाहिए ना.
क्योंकि फेवरेट सब्जेक्ट है 11th में 12th में फेवरेट टीचर से पढ़ के आ रहे हैं। मेरा काम थोड़ी है ऑनर्स में एंट्री पढ़ाना, फी प्रोविजन पुट आउट। 100 में से 95 रॉन्ग आंसर देंगे, कुछ भी बोलेंगे, बैक डेट टू डेटर, पीएनएल टू डेटर्स, कुछ भी बोलेंगे, बट पीएनएल टू प्रोविजन नहीं बोलेंगे। अब देख लेना, आपने भी सोचा ही होगा ना, अभी कितने लोग ने रॉन्ग एंट्री सोचा था, सच्ची बोलना, हाथ ऊपर करो ना बिंदास, गलत हो गया नॉट टू वरी, चिंता नहीं करना है। आपने जो भी एंट्री सोचा उसमें डेटर वर्ड किधर सोचा होगा, जो भी एंट्री सोचा था, या बैक डेट्स वर्ड या डेटर वर्ड कुछ सोचा होगा, बैक डेट सोचा था, बैक डेट्स टू व्हाट, अच्छा बैक डेट्स टू प्रोविजन, बैक डेट्स टू प्रोविजन किसकी एंट्री है पता है आपको? ऐसी कोई एंट्री नहीं होती है, ऐसी कोई एंट्री नहीं होती है। एंट्री क्या होती है पता है? राइट ऑफ करते हैं तो बैक डेट्स टू डेटर वर्ड होता है, बाद में वो बैक डेट्स को प्रोविजन में ट्रांसफर करते हैं तो प्रोविजन टू बैक डेट्स बनता है। तुमने जो एंट्री सोचा ऐसी कोई एंट्री नहीं अकाउंटिंग, वो कहां से पैदा किया? नॉट पॉसिबल, ये कंबाइन भी नहीं हो सकती है। फिर डेटर को गायब कर दिया तुमने, नॉट पॉसिबल, कंबाइन भी नहीं हो सकती है। ऑलराइट, आगे चलो, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है। मेरे को मालूम था आपको नहीं आता है, तभी तो बता दिया, ताकि इंटरव्यू में हम लोग पास हो जाए। या तो भोलेपन से पूछ डालने का वो इंटरव्यू लेने वाले को कि मैं भूल गया, टीचर ने बताया था प्रोविजन फॉर आउटलेट्स की एंट्री क्या है, वो टीचर तुम्हारा इंटरव्यू लेने वाला भी रॉन्ग आंसर दे देगा, अनलेस वो टच में है अकाउंट्स के। भोलेपन से ये सब करने का। लास्ट पॉइंट, डिस्क्लोजर। ये डिस्क्लोजर वर्ड क्या होता है? अरे एनुअल रिपोर्ट बनता है ना, जो अपने लाइफ में कभी देखा नहीं है। क्यों नहीं देखा? वो भी उसका रीजन है। पहले एनुअल रिपोर्ट हार्ड कॉपी आया करता था, यू नो, हमारे घर पे इफ वी हैव शेयर्स ऑफ एनी कंपनी, पेरेंट्स ने इन्वेस्ट किया है, एक शेयर भी होता है तो एनुअल रिपोर्ट हार्ड कॉपी यूज टू कम। आजकल हार्ड कॉपी ऑलमोस्ट बंद हो गया, मेरे घर पे तो आजकल हार्डली कॉपी एनुअल रिपोर्ट आती है, एंड नॉर्मली आपको वेबसाइट पर सॉफ्ट कॉपी आती है। हार्ड कॉपी आती थी ना तो कम से कम हम एनवेलप खोलते थे, अंदर नहीं देखते थे, कभी कभी एनवेलप खुलता था, तो वी यूज्ड टू लुक एट द एनुअल रिपोर्ट। तो एनुअल रिपोर्ट में पीएनएल बैलेंस शीट, कैश फ्लो, नीचे नोट्स टू अकाउंट होता है, बहुत सारा डिस्क्लोजर होता है, कुछ डिस्क्लोजर दैट पीएनएल बैलेंस शीट के अंदर होता है, कुछ नीचे नोट्स में होता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 क्या बोलता है कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी शुड बी डिस्क्लोज। हम रेवेन्यू कब रिकॉग्निशन, सपोज हम लोग नॉर्मल ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेस है, तो मेरी रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी क्या है? अरे मेरे ऊपर थोड़ी पॉलिसी है, पूरा स्टैंडर्ड ही तो पॉलिसी है। पॉलिसी अभी मैं नहीं डिसाइड करता हूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 डिसाइड करता है। आप देखेंगे ना एनुअल रिपोर्ट में पूरा S9 कॉपी पेस्ट दिखाई देगा आपको। वो क्या करते हैं, पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 ही कॉपी पेस्ट कर डालता है। हेडिंग लिखेंगे रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी, फिर बोलेंगे रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन परफॉर्मेंस इज अचीव्ड ऑन द सैटिस्फैक्शन ऑफ फॉलोइंग कंडीशन ABCD। सपोज कोई सर्विस वाला ऑर्गेनाइजेशन है तो लिखेगा रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड 1-2 कंडीशंस। तो इन शॉर्ट रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी देना है, एंड रेवेन्यू इटसेल्फ पीएनएल में बताना है। रेवेन्यू माने आप देखो ना, कंपनी फाइनल अकाउंट का फर्स्ट हेडिंग क्या है पीएनएल में, इनकम के अंदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो रेवेन्यू का अमाउंट देना है, बस 2 डिस्क्लोजर देना है, रेवेन्यू का अमाउंट देना है, उसके बिना मेरा पीएनएल ही नहीं बनने वाला है, और मेरी रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी भी शेयर होल्डर को देना है। ठीक है, अब चलते हैं इसके क्वेश्चन पर। इसका जो क्वेश्चन है वो केस स्टडी टाइप के सिंपल क्वेश्चन होंगे। चलते हैं थोड़े, क्या क्वेश्चन है? क्या क्वेश्चन है? आपको लिखना नहीं है इसका क्वेश्चन। क्यों नहीं लिखने हैं? ये केस स्टडी टाइप के थियोरेटिकल क्वेश्चन है, केस स्टडी टाइप के थियोरेटिकल क्वेश्चन है। ओके, कमीशन कब रिकॉग्नाइज करना होता है? ऑलमोस्ट रॉयल्टी वाला रूल आ जाएगा, ऑलमोस्ट सर्विस हो गया ना, कमीशन मतलब सर्विस, तो सर्विसेज के लिए नॉर्मल रूल क्या है? सर्विसेज शुड बी रेंडर्ड। सपोज आप ब्रोकर है, एस्टेट एजेंट बोलते हैं ना, आजकल एजेंट को एजेंट नहीं बोलते हैं, एडवाइजर बोलते हैं। तो एज ए एस्टेट एजेंट आप बताओ आपकी सर्विसेज क्या है? वो डील करवाना बायर सेलर के बीच में, ब्रोकर। आप लोगों ने, थोड़े लोगों ने ब्रोकरेज दिया ना, कितने लोग ने ब्रोकर को ब्रोकरेज दिया फॉर टेकिंग द फ्लैट ऑन अ रेंटल बेसिस? आप बताओ आपका ब्रोकर कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा? वो कमीशन इज ब्रोकरेज कब करेगा?
जब उसने सर्विस रेंडर कर दी। सपोज उसने 5 फ्लैट बताए, आपको एक भी पसंद नहीं आया, तो उसकी कोई सर्विस ही रेंडर नहीं हुई। ओनली व्हेन आपने फ्लैट लिया, पसंद किया, कुछ टोकन में नहीं हुआ, स्टिल इट इज इनकम्प्लीट। जब तक उस आपके बीच में ओनर एंड आपके बीच में एग्रीमेंट बन के वो रजिस्ट्रेशन तब की फॉर्मेलिटी होती है ना, रजिस्टर भी करते हैं ना हम लोग शायद एग्रीमेंट, वो जब तक वो नहीं हुआ तब तक सर्विस रिमेन्स इनकम्प्लीट। सो ब्रोकर के एंगल से ऑपोजिट वे बोलते हैं, व्हेन राइट टू रिसीव इज एस्टैब्लिश्ड। राइट टू रिसीव कब एस्टैब्लिश होने वाला है? व्हेन हिज सर्विस इज कंप्लीट। कमीशन, सेल्समैन है तो गुड्स बेच दिया, सेल्समैन हम लोग है, सपोज का कमीशन एजेंट है, मैं किसके लिए बेचने का काम करता हूँ, मैं बेच रहा हूँ, मैंने उतना कर दिया तो एक पार्ट पूरा हुआ कि मैंने गुड्स बेचा, सर्विस रेंडर्ड। लेकिन और एक कंडीशन है ना, 2 कंडीशन है, नो अनसर्टेनिटी अबाउट कंसीडरेशन एंड कलेक्शन। ये सेकंड वाला पॉइंट है। पहला ब्रोकर ने हमको बोला था 1 मंथ का ब्रोकरेज देंगे, फ्लैट रजिस्टर हो गया, अब हम बार्गेनिंग स्टार्ट किया, नीलम तुमने बार्गेनिंग स्टार्ट किया ना बाद में, हाँ ना, हाँ मुझे मालूम है तुम क्या कर सकता है, मुझे तो पता चलता है। अब हम बोलते हैं 1 लाख का ब्रोकरेज, 1 मंथ का ब्रोकरेज थोड़ा ज्यादा है, आपको 15 डेज का लेना चाहिए। लास्टली फाइनल होके दोनों के बीच में कुछ फिगर आया क्या? कितना मांगा था पहले? 55,000, और तुमने क्या ऑफर किया इनिशियली? 30। मांडोली कितने में हुई? 45। समझ में आया ना? यही तो सीखना है इधर आगे, थोड़ी डेबिट ऑन द लेफ्ट एंड क्रेडिट ऑन द राइट सीखना है। कितने लोग ने पूरा ब्रोकरेज दे दिया, उसने मांगा उतना? किसी ने भी नहीं, सब लोग ने बार्गेनिंग किया। अरे उस्ताद आधे मन बोलो, 1 मंथ देना पड़ा, इसने 1 मंथ नहीं दिया, नहीं दिया ना नीलम मुझे। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ ये होशियार है आप लोग होशियार नहीं, दैट्स नॉट माय पॉइंट, दैट्स नॉट माय पॉइंट, मेरा पॉइंट वो नहीं है। और एनीवे हम लोग 3 इयर्स में एक सेंटेंस सीख के जाएंगे जो लाइफ में यूज कर देंगे। व्हाट इज दैट सेंटेंस? आई डोंट नो। नहीं तो भी हमारा जो इन्वेस्टमेंट है ना 15 लाख का रफ इन्वेस्टमेंट, वो वसूल हो जाएगा। वी आर इन्वेस्टिंग 15 लाख इन 3 इयर्स ना रफली। ये बात अलग है, उसमें से आधा पैसा तो हमने सेव ही कर लिया बाय नॉट कमिंग हियर इन 1.5 ईयर। एनीवे फाइनल ऑफर, ओ उस्ताद बिल्डर इधर देख, सुन इधर, फाइनल ऑफर इज निगोशिएबल। सीख के जाना। जैसे तुम बिल्डर है, मैं तुम्हारा कस्टमर बन के आया, आप ऑफिस बनाते हैं, फ्लैट बनाते हैं, कॉमर्शियल स्पेस आपने कौन से सिटी में बनाते हैं? धनबाद ना, बिहार में। अभी झारखंड हो गया या नो, वंस अपॉन अ टाइम झारखंड डिड नॉट एग्जिस्ट, तो इसके लिए मैंने बिहार बोला। मतलब मैंने जो काला पत्थर पिक्चर देखा था ना, तब झारखंड नहीं था, अमिताभ बच्चन वाला। ऑलराइट, एनीवे भाई साहब ने दैट 500 स्क्वायर फीट की जो ऑफिस है, उसने मुझे 60 लाख कोट किया, 60। हार्ड बार्गेनिंग हुआ, लास्टली 48 लाख पर आया। ठीक है, अब मैं बोलता हूं 36 लाख दो, बोलता है नहीं हो सकता है कम। मैं उड़ जाता हूं, बोलता है आपको जाना है तो जाओ, मैं जा रहा हूं, उसने भी मुझे बुलाया नहीं है। तो उसकी जो फाइनल ऑफर है, टेक इट और लीव इट वाला, सोच के बोलो क्या वो ऑफर भी निगोशिएबल है या नहीं है? हाँ है, इट इज देयर। हो सकता है उस वक्त नहीं दिया, 2 दिन के बाद फोन करो, उसको तो फ्लैट लेने वाला नहीं है कोई हमारे अलावा इतना बड़ा ऑफिस। क्वाइट पॉसिबली ही मे कम डाउन स्टिल, मे बी सेम टाइम, मे बी आफ्टरवर्ड्स। अरे गर्ल्स लोग को तो वैसे ही अनुभव है, अब जब वो जाएंगे फैशन स्ट्रीट, आजकल फैशन स्ट्रीट रही है कि नहीं मुंबई में मुझे नहीं मालूम है, 2 जगह पर फैशन स्ट्रीट थी, एक तो वो कोलाबा वाली फैशन स्ट्रीट, और एक क्रॉस मैदान जो बोलते हैं ना, चर्चगेट स्टेशन मेट्रो वाली जो लाइन है पूरी, वहां भी फैशन स्ट्रीट है। वहां आप लोग जब जाएंगे ड्रेसेस पसंद करेंगे, बार्गेनिंग करेंगे, क्योंकि घर पे से बोला है मुंबई में सब महंगा है, बार्गेनिंग करने के बिना लेना मत। तो एक लास्ट ऑफर आया, टेक इट और लीव इट वाला, ओके आपने लीव इट कर दिया, आप आगे गए,
उसने हमको नहीं बुलाया, ठीक है, नॉर्मली बुला भी सकता है लेकिन नहीं बुलाया, बट हमने और किधर से कुछ खरीदा एंड रिटर्न आ गए, तब वापस वो दुकान वाला हमको बोलता है अच्छा ठीक है आपका भाव ले लो। So that last offer is negotiable है, याद रखना। मेरे से टेक अवे कोई बोलेगा ना सतवा सत्सल सीख के क्या आए थे, लास्ट ऑफर इज ऑल्सो निगोशिएबल, टेक इट और लीव इट इज ऑल्सो निगोशिएबल है, भूलना मत। सबसे निगोशिएट करो, बैंक से भी। जब आप बैंक से जाएंगे ना लोन लेने के लिए, क्या आप इंटरेस्ट रेट निगोशिएट कर सकते हैं? इंटरेस्ट रेट, आंसर इज यस। कैन यू निगोशिएट? आंसर इज यस। क्या कोई कानून है क्रेडिट रेट पर इतना ही इंटरेस्ट लगेगा? कोई कानून नहीं है। बैंक भी बिजनेस लेके बैठी है। अनफॉर्चुनेटली आप कॉलेज में फीस निगोशिएट नहीं कर सकते हैं ना, मैं तो बोलता हूं वो भी करना चाहिए, निगोशिएट करो, नुकसान नहीं होगा, फायदा नहीं होगा। तो याद रखना, जब आपकी लाइफ की फर्स्ट लोन, ऐसा मत बोलना बहुत पैसा है मेरा डैड के पास, मैं लोन नहीं लेगा या लेगी, लेंगे। पता है आपकी लाइफ की पहली लोन क्या होगी? व्हीकल लोन। आपकी लाइफ की पहली लोन व्हीकल लोन होगी, मे बी ये बाइक की लोन या तो कार की लोन, याद रखना। एंड सेकंड बड़ी लोन होगी होम लोन होगी। एंड इफ यू आर बिजनेसमैन, वो बिजनेस रिलेटेड जो भी लोन होगी वो होगी। बट आपकी पर्सनल फर्स्ट लोन होगी कार लोन, व्हीकल लोन। अब तुम बैंक में जाएंगे तो याद रखना मुझे, सब ने बोला है निगोशिएट करने का। फॉर 2 काउंट यू विल निगोशिएट। नंबर 1 इंटरेस्ट रेट, नंबर 2 प्रोसेसिंग फीस। आपसे वो जो फॉर्म भरते हैं ना, वन टाइम प्रोसेसिंग फीस चार्ज करते हैं 0.5%, 1%, 2%, डिपेंड्स। निगोशिएट पक्का करना, वो तो पक्का कम करेंगे। नंबर 3 प्रीपेमेंट पेनल्टी निगोशिएट करना। आप सपोज लोन 5 इयर्स की कार लोन ले रहे हैं और आपने 2 इयर्स में लोन पे कर दिया ना, तो बैंक पेनल्टी लगाएगी। ऐसे कैसे जल्दी पे कर सकता है? उल्टा। समझते हैं क्या प्रीपेमेंट पेनल्टी? क्योंकि बैंक तो अपनी इनकम छोड़ रही है ना, उसको नया कस्टमर ढूंढ के नया पेपर वर्क सब नया करना पड़ेगा, तो प्रीपेमेंट पेनल्टी लेते हैं, वो भी निगोशिएट करना। वो जनरली क्या करते हैं पता है प्राइवेट बैंक कैसे निगोशिएट करते हैं? कि 5 इयर्स के लोन में बोलेंगे आप विद इन 1 ईयर प्रीपे करेंगे, विद इन 1 ईयर फर्स्ट ईयर में तो विल चार्ज यू पेनल्टी, बट 2 इयर्स के बाद या 1 ईयर के बाद करेंगे तो विल नॉट चार्ज यू। वो भी आप निगोशिएट करना। याद रखना 3 काउंट निगोशिएट करके अपने को अल्टीमेटली, मेरे से जो भी सीख के गए उसमें से 1.5 करोड़ वसूल करना है, बस अपना काम खत्म। इधर क्यों 1.5 करोड़? 15 लाख स्पेंड किया है तो समझदारी तो मारवाड़ी की यही है ना, 10 टाइम वसूली होनी चाहिए। तो मेरे से जो सीखने आए हैं तो 10 टाइम तो वसूली करना है ना। रेगुलर बीकॉम में थोड़ी मैं हूँ, वहां तो फीस भी कम है, यहाँ तो फीस भी ज्यादा है, क्योंकि मैं हूँ ना, वहां वो लोग मैं हूँ तो फीस तो लगेगी लगेगी, क्योंकि तुमको सिखाएगा ना वसूली कैसे करना है। ऑलराइट, तो एक्स लिमिटेड हैज recognized 10 lakh on an accrual basis। एक्स लिमिटेड ने 10 लाख रुपीस ऑन अक्रूवल बेसिस को कोई इनकम रिकॉग्नाइज किया है। कौन सी इनकम? इनकम फ्रॉम डिविडेंड ऑन यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। सी हम एक्स लिमिटेड है, हम खुद इन्वेस्ट, नो नॉट टू डिस्कस, हम एक्स लिमिटेड, हम इन्वेस्टर है, हमने कुछ म्यूचुअल फंड परचेज किए, वो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड हमको डिविडेंड देने वाली है। फेस वैल्यू 50 लाख है, held by it at the end of 31st March 11। सुनो, on 31st March 11 मैं एक्स लिमिटेड हूँ, मेरा फाइनल अकाउंट बन रहा है, मैं एक्स लिमिटेड हूँ, मेरा फाइनल अकाउंट बन रहा है और मैंने 50 लाख का डिविडेंड इनकम रिकॉग्नाइज किया है। राइटली की रॉन्गली मालूम नहीं हो तो आगे पड़ेगा। The dividend on that mutual fund was declared at the rate of 20%, 50 लाख 50 लाख का 20%, 10 लाख। लेकिन the dividend is declared कब? The dividend is declared कब? On 15 June, and the dividend was proposed on 10 April। अबे
प्रपोज भी नेक्स्ट ईयर में हुआ था मेरे ईयर एंडिंग के बाद और डिक्लेयर भी मेरे ईयर एंडिंग के बाद हुआ था, तो क्या मैं 31 मार्च के ईयर एंडिंग में डिविडेंड इनकम रिकॉग्नाइज कर सकता हूं? आंसर नहीं कर सकता हूं। याद करिए डिविडेंड के लिए रूल क्या था? राइट टू रिसीव डिविडेंड हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। राइट टू रिसीव डिविडेंड becomes established in our problem on 15th June when the dividend was declared, not before that. तो आंसर नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। Whether the treatment is as per S9, मतलब S9 के हिसाब से अकाउंटेंट ने सही किया था क्या? मार्च में डिविडेंड रिकॉग्नाइज करना गलत किया था। You are asked to answer with reference to provision of S। आज हमको पता चल ही गया है हम डिविडेंड रिकॉग्निशन नहीं कर सकते because right to receive dividend has been established on 15 June 2011, so technically वो 11-12 के अकाउंट्स में आएगा, not मार्च एंडिंग अकाउंट में आएगा, मार्च वाला ईयर में नहीं आएगा। यही बात इधर लिखा है, क्या लिखा है? as per S9 revenue recognition dividend from investment is recognized when right to receive dividend has been established and there is no uncertainty about its consideration and collection. In the given case, dividend is proposed on 20 April, declared on 15 June, hence right to receive dividend established on 15 June. Dividend should be recognized on 15 June 2011. That's a year ending March 12. The recognition of dividend 10 lakh on accrual basis in 10-11 is not as per S9. उन्होंने मार्च एंडिंग में डिविडेंड रिकॉग्नाइज किया, वो सही नहीं है। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट, इसकी सॉफ्ट कॉपी जब मैं देगा यू विल गेट टू थिंग। एक तो जो हैंड रिटन नोट्स है ना वो भी मिलेगी। बेस्ट यूज ऑफ हैंड रिटन अपने हाथ से लिखना होता है, लेकिन कोई लिखते नहीं है स्टूडेंट लोग, तो कम से कम प्रिंट आउट करना ताकि पढ़ने में आसान हो। वो भी नहीं करते, बल्कि सॉफ्ट कॉपी है ना वो अंदर ही रहती है, लास्ट में थोड़ी मालूम पड़ता है कहाँ है। सो अर्जुन लिमिटेड, नया क्वेश्चन है, सोल्ड फार्म इक्विपमेंट टू डीलर। मैं कौन हूँ? अर्जुन लिमिटेड, मेरे पास बहुत डीलर है, मैं उनको फार्म इक्विपमेंट बेचता हूँ, फिर आगे जो होता है होगा, वो मेरे कस्टमर है। वन ऑफ द कंडीशन एट द टाइम ऑफ सेल इज पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन इन 14 डेज। मैं जो ओनली 14 डेज का क्रेडिट देता हूँ, आई गिव टू माय डीलर 14 डेज क्रेडिट। अच्छा, उन्होंने 14 डेज में पैसा नहीं तो क्या? इन द इवेंट ऑफ डिले इंटरेस्ट इज चार्जेबल एट 15% पर annum। पता है नॉर्मल इनवॉइस जब हम लेते हैं ना तो नीचे प्री प्रिंटेड लाइन होती है, इंटरेस्ट एट 18% पर annum इज चार्जेबल आफ्टर द ड्यू डेट, प्री प्रिंटेड होती है। क्या लगता है, मैं बिजनेसमैन हूं, तुम्हारे में से कोई दुकान वाले, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर हु सेल्स गुड्स ऑन 3 months क्रेडिट, ऐसा है? डू यू सेल 3 months ऑन क्रेडिट? 3 month, 2 month, 6 month जो भी है, कितना मंथ? नॉर्मल क्रेडिट आपके भी इंडस्ट्री में क्या है? 120 days, so 4 months। इनके बिजनेस में, जो भी बिजनेस है, कौन सा बिजनेस? व्हाट डू यू से? टेक्सटाइल, कपड़ा। ओके, सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक कस्टमरी प्रैक्टिस है, 4 months क्रेडिट, 120 days, राइट? अब मेरी बात सुनो, आपने गुड्स बेचा, राइट? यू सोल्ड इट टू योर कस्टमर। क्या लग रहा है 4 months में वो पैसा देगा? नहीं देगा, देना चाहिए। सपोज आपने नीचे लाइन लिखी थी, इफ पेमेंट नॉट मेड इन 120 days, 4 months, इंटरेस्ट रेट 18% पर annum इज चार्जेबल। लाइन प्रिंटेड होगी आपके इनवॉइस में। कस्टमर इंटरेस्ट देता है, 4 months खत्म होते ही कस्टमर इंटरेस्ट देना चालू कर देगा, मतलब कि इंटरेस्ट अक्रू हो जाएगा। अरे तू मेरे को उल्लू बना रहा है कि तू बहुत भोला है? दोनों में से एक पॉसिबिलिटी है, एक भी कस्टमर अरे पास क्या कुछ नहीं देगा, वेरी रेयरली आई यूज। आप कस्टमर है, चलो ना यार, आप इंटरेस्ट देंगे अपने सप्लायर को? बहुत भोला है ना, ब्राह्मण है तुम्हारी सर में, मारवाड़ी नहीं है ना, और इंटरेस्ट भी देगा। आपने वो एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट वाला मेरा लेक्चर सुना था क्या? अरे इन्वेस्टमेंट, अच्छा मैंने नहीं पढ़ा है ना आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग चैप्टर लास्ट ईयर। नहीं, मैं जब एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट पढ़ाता हूँ तो उधर बताता हूँ। मेरा जो एग्जांपल है स्टाइल ऑफ टीचिंग में, हम लोग मारवाड़ी लोग सिर्फ इंटरेस्ट खाते हैं, किसी को देते नहीं है।
नहीं, अभी तो देने की बात बोला था मैंने, अभी मेरा क्वेश्चन देने का था। और कस्टमर भी तो मारवाड़ी है, तेरा कस्टमर भी तो मारवाड़ी है, बहुत भोला मारवाड़ी है वो लोग, तो तू भी देखो 4 मंथ की क्रेडिट होता है ना, तो ऐसे बायर अनऑफिशियल मेरा राइट है 5-6 मंथ तो अंडरस्टूड है। हाँ 5-6 मंथ से भी ज्यादा हो गया, कुछ ज्यादा ही ज्यादा हो गया, तो शायद अच्छा कस्टमर है तो इंटरेस्ट देगा, अच्छा कस्टमर है तो भी, वरना वो सप्लायर बदली कर देगा। समझ में आया? वो सप्लायर बदली कर देगा, तो अकेला थोड़ी है, अनलेस इट इज अ मोनोपोली आइटम। इफ इट इज अ मोनोपोली आइटम इट्स अ डिफरेंट सिचुएशन, अदरवाइज तुम इंटरेस्ट लेके तो सप्लायर दूसरा कर लेगा ना। अभी हमको ये सीखना है ना, हम बिजनेस करेंगे तो क्या इंटरेस्ट देंगे? गांव में जाना है क्या वापस मुंबई से खेती करने के लिए? नहीं, ऐसा डोंट वरी, ये तो मैं जोक कर रहा हूं, मैं अंदर बोल रहा हूं। मेरा कहने का मतलब देखो, इसमें लिखा है इन द इवेंट ऑफ डिले, क्या डेट से बात करें? फोन लगाए, मैं फोन करता हूँ डेट से, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, ऐसा बोलता है ना उसमें केबीसी से, तो मैं बोल सकता हूँ ना 17 साल बोल रहा हूँ, लेट मी फाइंड प्रैक्टिस ऑफ द बिजनेस क्या है। मैंने किया ऐसा, बहुत सारे पेरेंट्स को फोन इधर थे लेक्चर में थे। द कंपनी हैज नॉट रियलाइज्ड द इंटरेस्ट फ्रॉम द डीलर इन द पास्ट। समझ गए ना? भले हमने इनवॉइस में लिखा है, क्या लिखा है कि पेमेंट कंसिडरेशन 14 डेज, इन द इवेंट डिले इंटरेस्ट विल बी चार्जेबल, ऐसा लिखा है, लेकिन क्या आगे क्या लिखा है बोलो? आगे क्या लिखा है? द कंपनी हैज नॉट रियलाइज्ड the interest in the past. However, for the current year ended March 15, it wants to recognize the interest due from the dealer, and that amount is 9 lakhs. Decide whether the income by way of interest is eligible as per S9. हमने कस्टमर को 14 डेज क्रेडिट दिया है, बिल में प्री प्रिंटेड लाइन है इंटरेस्ट इज चार्जेबल आफ्टर दैट ड्यू डेट, बट आपने इन द पास्ट वी हैव नेवर रियलाइज्ड एनी इंटरेस्ट। In the current year, as per our calculation, after 14 days के बाद 9 लाख का इंटरेस्ट बनता है, and I want to, नया कोई सीए आया होगा ना उधर, बोला मैं रैंक होल्डर चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, इंटरेस्ट की एंट्री करो, बॉस को बोलता है, तो क्या कहना चाहते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 परमिट करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि सेक्शन टूट जाती है ना। शायद पहली कंडीशन टाइम वाली सेटिस्फाई हो जाएगी, बट सेकंड कंडीशन क्या है? There should be no uncertainty about the collection. इधर तो पक्की गारंटी अनसर्टेनिटी है, गारंटी ऑपोजिट ऑफ नॉट कलेक्टिंग इट। कोई देने वाला ही नहीं है कस्टमर है। क्या हम लोग कॉलेज में थोड़ी फीस लेट भरेंगे सेकंड ईयर में, तो क्या कॉलेज को इंटरेस्ट देंगे? नहीं देंगे। स्कूल वाला लिखते हैं ना पेनाल्टी है वो, लेकिन देते नहीं है कोई। चलिए आंसर नहीं करेंगे। देखो तुम्हारे लाइफ में आप बहुत लकी होंगे, सच्ची में आपको इंटरेस्ट मिलता है तो इट्स गुड। आप लोग भी ये वाला बिजनेस करना, इनके कस्टमर का नाम इंटरेस्ट ले लो जो देने वाला है इंटरेस्ट, इसका छोड़ो। बट आपको क्या लग रहा है मनस्वी, आप इंटरेस्ट पसंद भी देंगे? पसंद भी आप इंटरेस्ट देंगे? इफ यू आर द कस्टमर विल यू गिव इंटरेस्ट? इसको नहीं, बाकी सबको हाँ। इतना भोली मत बोलो, इतना भोला मत बोलो, आप पक्का नहीं देंगे इंटरेस्ट। तुम्हारा तो शकल पर लिखा है क्लियरली, मैं इंटरेस्ट नहीं देने वाली हूँ, क्लियरली देखो दिख रहा है। आप देखो उसकी शकल पर लिखा है कि नहीं, प्री प्रिंटेड, एंड ऑफ कोर्स यू विल नॉट गिव, नोबडी विल गिव अनलेस दैट इज अ मोनोपोली आइटम, और हमारे पास कोई सप्लायर नहीं है तो बात अलग है। बट दिया है तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं, हम तो एकेडमिकली पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के हिसाब से। इफ देयर इज अनसर्टेनिटी अबाउट द कंसीडरेशन ऑफ द कलेक्शन वी विल नॉट रिकॉग्नाइज इट, दैट्स अ सिंपल। ठीक है, आगे पढ़ते। 40 4 मिनट है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एक्स लिमिटेड डिसाइडेड ऑन March 15 to increase the sale price of certain goods retrospective from 1st January। बाप का माल है क्या? देखो ये ऐसा लिखा है, ऐसा मैं नहीं बोलता हूं, कस्टमर सोच रहा है। देखो ये फर्स्ट 2 लाइन सोच के आपके दिमाग में वही आया जो मैंने सोचा। आप खाली मैंने बिंदास बोला, आपने नहीं बोला, दोनों में मीनिंग वही था। अरे 31 मार्च को हम कोई कंपनी के कस्टमर थे, हमने कुछ गुड्स परचेस किया होगा, गुड्स हम Jan-Feb में परचेस किया होगा, 3 मंथ का क्रेडिट होगा, 4 मंथ
मंथ का क्रेडिट होगा। मार्च मंथ में हमको कंपनी का सेल्समैन फोन करता है, आपका प्राइस बढ़ गया गुड्स का, वो भी पुराना सेल का भी, तो क्या करेंगे? क्या वो कंपनी जिसने प्राइस इंक्रीज किया वो सेल इनकम बुक करेंगे? नहीं करेंगे। याद करिए रिट्रोस्पेक्टिव इंक्रीज इन प्राइस के लिए क्या रूल था? रिट्रोस्पेक्टिव इंक्रीज इन प्राइस क्या रूल था? नो अनसर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन नहीं चलेगा, देयर शुड बी सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन। सो रिट्रोस्पेक्टिव प्राइस इंक्रीज विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ रेवेन्यू बिकॉज देयर विल बी नो सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन। ठीक है, ये सब सिंपल क्वेश्चन है। ए लिमिटेड, इसके बाद हार्डली 5-7 मिनट का ही बचता है, इससे स्मॉल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आज के लेक्चर के बाद थोड़ा 5-7 मिनट का बचेगा, वो नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। 10:36 तक का है ना, और नेक्स्ट टाइम हम लोग कुछ प्रैक्टिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करेंगे, वो होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 EPS। सब इन्वेस्टर के लिए बहुत काम का होगा। अर्निंग पर शेयर, अरे हम लोग अकाउंटेंट बनने के लिए थोड़ी पैदा हुए, लेकिन हम इन्वेस्टर तो बनने वाले हैं ना, शेयर मार्केट में पैसा तो इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो कुछ बातें हमको जाननी होगी। नेक्स्ट लेक्चर मिस मत करना, आप इन्वेस्टमेंट कैसे करने वाले हैं वो सीखने वाले हैं। A Limited entered into a contract with B Limited. Alright, एक काम की बात सुनो, मैंने बताया हमारी एग्जाम कब होगी वगैरह,